मैं किस पे देखूंगा। नहीं भाई, कुछ लगता है। अच्छा, ओके, अब मैं चुप हो जाता हूँ। जी 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 जी, मैं अपने इसको स्टैंड को ठीक कर लूं मैं। जी बिल्कुल ठीक कर लें। जी जी उसके बाद जब आप सबसे बता देता हूँ कि जब ये आप बोलेंगे तो हम आपको जी पूरा टाइम देना चाह रहे हैं, जी अनइंटरप्टेड। आप पूरा एक्सप्लेन कर दें लोगों को, जी हमारे जी यहाँ पे अलुमनाई है कि क्या हो जी रहा जी है वहाँ पे, क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या उसमें जी चल। जी उस दौरान हम जी म्यूट कर देंगे लोगों को। और जी जी आप सब लोग जरा, अगर आपको कोई सवाल है तो आप उसमें चैट में डाल दें, और एक बार जब इनका खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह वो शुरू होगा 1 बाय 1। तो जी विशाल भाई, इट्स ऑल योर्स। जी। आप प्लीज शुरू करें, बिस्मिल्लाह। हाँ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का खैर मकदम करना चाहता हूँ, आपको वेलकम करना चाहता हूँ कि आप लोगों के में जो एक बेचैनी है कि एएमयू में का केस जो चल रहा था वो क्या हुआ, किस कंडीशन में है, कहाँ तक पहुंचा, वो एक हम सब उलवाए के लिए बेचैनी का बास है। और वी ऑल आर कंसर्न अबाउट द एएमयू, दैट्स व्हाई वी आर कीनली टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन। एक्चुअली ये जो 7 जज के बेंच था जिसको हेड कर रहे थे सीजीआई, वो 1 फरवरी को फिनिश हो गया और जजमेंट रिजर्व हो गया। ये केस हुआ क्यों था, इसकी कंडीशन क्या थी, व्हाट वाज द कंडीशन, व्हाई इट इज हैपन। एक्चुअली ये केस जो हुआ था वो हुआ था 2005 में। एएमयू में उस वक्त जो वाइस चांसलर थे नसीम साहब, उनके जमाने में एक रिजर्वेशन दिया गया था, यूनिवर्सिटी ने किया था कि पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल मेडिकल पीजी कोर्स में 50% रिजर्वेशन कर दिया था मुसलमानों के लिए। उसके बुनियाद पे कुछ स्टूडेंट्स इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए थे, और उस अपील में जब गए वहां तो वहां वो एएमयू का जो अजीज बादशाह केस के बुनियाद पे, जो पुराना केस 1967 का था, उसके बुनियाद पे 1981 के एक्ट को ही उसने रद्द कर दिया और स्ट्रक डाउन कर दिया और कहा कि साहब एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। और उसका ग्राउंड उसने अजीज बादशाह का जो 1967 का जो 5 जज बेंच का जो फैसला था उसी को मान के उसने स्ट्रक डाउन कर दिया। 2005 के एंड में ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए थे, और केस 2006-7 तक चला, उसके बाद फिर बंद हो गया वो 3 जज के बेंच में। फिर 2016 में जो एनडीए गवर्नमेंट आई, चूंकि 2006 में उस वक्त की जो सरकार थी यूपीए की, वो भी पार्टी थी, यानी कि पिटिशनर नंबर 1 थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पिटिशन नंबर 2 थी एएमयू और एएमयू वर्ल्ड बार एसोसिएशन। लेकिन 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विड्रॉ कर लिया, और वो अपोज करने के लिए, मतलब उसने विड्रॉ कर लिया कि मैं एएमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर को नहीं मानते हैं, लिहाजा हम अपना पिटिशन वापस लेना चाहते हैं। उस वक्त जस्टिस केहर थे, केस को देख रहे थे, चीफ जस्टिस वो थे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट कैसे कर सकती है कि गवर्नमेंट का अपना स्टैंड कैसे बदल सकती है। लेकिन उसको उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने कहा आप बदल सकते हैं, और उसने एफिडेविट लगा के वापस ले लिया केस। और वो अब उसको उस केस को अपोज करने लगी 2018 के बाद। लिहाजा लेकिन वो 2018 तक चल गया, उसका फिर बंद हो गया, केस पेंडिंग में चला गया। अब 2023 में दोबारा आया है, वो 7 जज बेंच के अंडर में आया, और ये केस 8 दिनों चला। बुनियादी बात है क्या, व्हाट इज द, इसका जेनेसिस क्या है, व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ दिस केस। एक्चुअली हुआ क्या है, जो हम लोग हमारे पास इस वक्त जो एएमयू के पास जो था, जो वकील थे, उसमें 3 सीनियर एडवोकेट्स, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तरीकाकार है, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स बहस करते हैं मेनली, साथ में हम सब लोग होते हैं, लेकिन सीनियर एडवोकेट्स बहस करते हैं। तो एएमयू की तरफ से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से सीनियर एडवोकेट थे राजीव धवन साहब, और एएमयू ओल्ड बॉयज अलीगढ़ की तरफ से
कपिल सिब्बल साहब, और एएमयू ओल्ड बॉयज दिल्ली की तरफ से, यानी कि मेरी तरफ से सलमान खुर्शीद साहब थे। 2 और वकील भी थे। खैर, तो ये 8 दिन बहस चला। उसमें सबमिशन देने के बाद जो आर्गुमेंट हुआ, तो आर्गुमेंट में हम लोगों ने जो वैलिड बहुत दिन उसकी तैयारी की। तैयारी करने के बाद हम लोग का फोकस पॉइंट जो था वो बेसिकली 4 पॉइंट था। एक ये था कि एएमयू एक्ट बिटवीन 1920 टू 1951। दूसरा था सेकेंड फेज अमेंडमेंट 1951 टू 1965। और तीसरा था कंट्रोवर्शियल जो ग्लिचेस आए 1965 से लेकर 1967। और फाइनली रिस्टोरेशन ऑफ एएमयू एक्ट 1981। अब प्रॉब्लम कहां पे आके अटकता है कि 1920 में जो एक्ट हुआ, वो एक्ट में उस वक्त जो सरकार थी, ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट थी, उसने जो एक्ट दिया तो उसने कहा कि या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाओ आप, अगर आपको नेशनल सिग्निफिकेंस या नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी बनानी है, दोनों को कहा, बीएचयू को भी कहा, एएमयू को भी कहा, तो आपको ये तमाम प्रॉपर्टी जो है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी वो यूनिवर्सिटी के नाम ट्रांसफर करना पड़ेगा, और तब हम बना पाएंगे नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी बना पाएंगे। लिहाजा उस वक्त जो एमएओ कॉलेज था, उस वक्त जो सोसाइटी थी, यूनिवर्सिटी की सोसाइटी, दोनों को डिसमेंटल करना पड़ा, और जितनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी थी वो तमाम प्रॉपर्टी चेंज करके यूनिवर्सिटी के नाम कर दिया गया, जिसको कपिल सिब्बल ने अच्छे तरह से बहुत वैलिड ढंग से उठाया कि जो इवन एमएओ कॉलेज के इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, इवन स्टूडेंट्स, स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ, सब के सब सेम क्वांटम ऑफ थिंग्स शिफ्टेड टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो दिस इज बिलोंग्स टू मुस्लिम्स माइनॉरिटी। लेकिन उस वक्त जो था माइनॉरिटी मेजॉरिटी का 1920 में कोई फैक्टर नहीं था, लिहाजा उस वक्त की इंपीरियल गवर्नमेंट ने हम लोगों को नेशनल सिग्निफिकेंस की यूनिवर्सिटी माना, माइनॉरिटी नहीं था। अब वहां से जब ये अजीज बादशाह केस 1967 में आया, तो अजीज बादशाह ने उस केस में जबकि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था, 5 जज का ये फैक्टर था, 5 जज का बेंच था, और इसमें अजीज बादशाह गए थे, उसमें नेचुरल जस्टिस के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पार्टी भी नहीं बनाया। जब फैसला आ गया, उस फैसले में 3 बातें बहुत ही डिफरेंट है, और परेशानी जो आती रहती है उसकी वजह यह है कि 1981 का जो एक्ट है, उस एक्ट में जो एक्ट दिया, एक्ट तो बहुत अच्छा दिया, और एक्ट में सब कुछ मेंशन भी किया, ऐसा नहीं कि एक्ट मेंशन नहीं किया है। एक्ट में 81 के एक्ट में, एएमयू के 81 के एक्ट में मेंशन किया है कि 1981 Act amendments which changed the definition of the university to state that AMU was established by the Muslims of India. Additionally, the 1981 Act amended added that AMU was formed to promote educational and cultural advancement of Muslims in India. ये ऐड किया है 81 एक्ट में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कानून ये है कि अगर कोर्ट का कोई फैसला है आया हुआ है, अब पार्लियामेंट को एक्ट बनाती है, तो जो पार्लियामेंट के फैसले को तो नहीं, लेकिन जो फैसला है उसका जो बेसिस है, जिस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, उस बेसिस को डिमोलिश करना चाहिए था। उस 81 एक्ट बनाते वक्त किसी ने ये नहीं सोचा कि उस जो बेसिस था, अजीज बादशाह का जो केस 5 जज का बेंच था, उसके बेसिस को डिमोलिश करना था। बेसिस को डिमोलिश नहीं किया। अब परेशानी उसकी क्या है, अजीज बादशाह केस की परेशानी क्या है? अजीज बादशाह केस में कहता है वो केस में कि पहली बात तो ये कहता है कि मुसलमानों की जमीन ही नहीं थी। उसका रीजन बताता है वो कि एज द मुस्लिम माइनॉरिटी डिड नॉट ओन द प्रॉपर्टी व्हिच वाज वेस्टेड इन द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑन द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 1951 में जब यूनिवर्सिटी बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस वक्त एएमयू की जमीन नहीं थी, अलीगढ़ मुसलमानों की जमीन नहीं थी। लिहाजा दैट कुड नॉट ले द क्लेम ऑफ एडमिनिस्टर दैट प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 26D। आर्टिकल 26D कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 26D कहता है कि 26C और D मिला के कहता है गिव्स पावर टू ए रिलीजियस डोमिनेशन
to own and acquire a movable and immovable property and its own acquire such property it can administer in accordance with the law. आपके प्रॉपर्टी होगी तभी उस पे आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और ये कह रहा है, अजीत बादशाह कह रहा है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त तो यूनिवर्सिटी की जमीन थी और यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी थी ही नहीं। क्यों? वो कहता है कि वो जो उस वक्त जो बनाया था 1920 एक्ट, द एक्ट टू establish or incorporate by the act of parliament, so that is not belong to minority। जबकि ये आगे मानता भी है ये कि तमाम जो प्रॉपर्टी है मूवेबल प्रॉपर्टी सब मुसलमानों की है, मुसलमानों ने दिया, सरसियत को दिया, उनके रुफका को दिया और सब मान रहा है इसमें। लेकिन कहता है कि चूंकि आपने दे दिया उसको और पास हुआ पार्लियामेंट से, एस्टेब्लिश बाय द पार्लियामेंट, दैट्स व्हाई इट डज नॉट बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब उसकी वजह से 1981 का जो एक्ट है वो भी डिमोलिश करने को तैयार हो गया। अब वहां से आगे बढ़ते हुए हम लोग जब केस में इस पे परसू करते हुए कपिल सिब्बल साहब ने बहुत अच्छा आर्गूमेंट रखा कि 1981 का जो एक्ट है उसको सॉलिसिटर जनरल, यानी कि एक्ट तो पार्लियामेंट का है, उस पार्लियामेंट के एक्ट को इस वक्त की एग्जीक्यूटिव कैसे अपोज कर सकती है? पार्लियामेंट का एक्ट है और उसी को उसको होल्ड कर पार्लियामेंट ही के सेफ गार्ड के लिए एग्जीक्यूटिव बनती है, तो एग्जीक्यूटिव कैसे अपोज कर सकती है? लिहाजा एग्जीक्यूटिव को अपोज नहीं करना चाहिए। तुषार मेहता ने उसका जवाब देते हुए, सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि हम वी आर नॉट अपोजिंग द पार्लियामेंट एक्ट, वी आर सपोर्टिंग द इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट। वो बहुत सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था उनका, लेकिन उन्होंने माना इस बात को। उससे आगे राजीव धवन साहब ने एक और अच्छा आर्गूमेंट रखा कि चूंकि जो 245 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है कि कंकरेंस है, जो आर्टिकल 245 कहता है कि स्टेट और सेंट्रल दोनों के कानून बनने का जो प्रोविजंस है उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। लिहाजा 51 एक्ट, 65 का यूनिवर्सिटी का एक्ट और 1981 एक्ट, ये तीनों एक्ट जो है पार्लियामेंट से है। तो व्हाई दिस कोर्ट इज इंटरफेयरिंग इन दिस पर्पस? सो वी शुड इन टोटो एक्सेप्ट द प्रोविजन और द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट 1981 एक्ट, जिसको बाद में चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि हम आपके कहे हुए जो 51 का एक्ट, 245 जो एक्ट है पार्लियामेंट का, ठीक बात कह रहे हैं आप कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 20 जो 245 है वो स्पेसिफाई करता है कि कोर्ट कैन नॉट ओवररूल द पार्लियामेंट। स्टेट और जो सेंटर का जो एक्ट है, पार्लियामेंट बनाने का कानून है, प्रोविजंस है, उस प्रोविजन पे नहीं अटैक कर सकता है कोर्ट। लेकिन कोर्ट में आप ही आए थे और आपने ही मांगा था रिलीफ, उसकी बुनियाद पे हमने ये फैसला दिया, जो भी फैसला दिया था कोर्ट ने उसको आपने डिमोलिश नहीं किया, इसलिए वो अभी तक पेंडिंग है। उसने कहा नहीं साहब, आप उसके बाद बना है, ये तो 1967 में था, एक्ट तो बना 1981 में। तो 81 में जो है आप एक नेशनल इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस की यूनिवर्सिटी है, उसको भी उसका माइनॉरिटी हक नहीं दे सकते हैं, कैसे चलेगा? तो लिहाजा एक टेक्निकल पॉइंट और नॉन जो इमोशनल पॉइंट, दोनों को बाय वर्च्यू ऑफ टाइम टू टाइम पेश किया दोनों ही वकीलों ने, खासकर कपिल सिब्बल साहब ने भी और राजीव धवन साहब ने भी। और लेकिन इसमें एक पेच और था कि ये जब ये 1981 का जो 1951 में एक्ट बना, तो 51 के एक्ट में जो था ये उन्होंने शामिल किया कि क्योंकि उस वक्त जो था अपने एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो इंपीरियल गवर्नमेंट ने एक्ट दिया था 1920 में, तो कहा था कि रिलीजियस एजुकेशन के लिए अलाउ किया था। इन्होंने बाद में 1951 के एक्ट में कहा कि साहब आप जो है इसमें आर्टिकल 28 और 29 ये दोनों को कवर कर लीजिए और इसके जरिए वो कवर हो जाएगा, आपका एजुकेशन का तरीकाकार भी हो जाएगा। और आर्टिकल 28 और 29 फ्रीडम है अटेंडेंस का भी, और एजुकेशन अपनी तौर से एजुकेशन देने का फ्रीडम है माइनॉरिटीज को। और आर्टिकल 29 कहता है कि प्रोटेक्शन और इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इन दोनों को 1951 एक्ट में ऐड किया है, बाकी कुछ नहीं ऐड किया। बाकी जैसे कोर्ट 1920 में कोर्ट जो थी सुप्रीम गवर्निंग बॉडी थी, उसी को मेंटेन किया है 1951 में भी।
परेशानी शुरू हुई है 1965 में, जब कोर्ट को एबोलिश कर दिया है गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने, और कहा कि कोर्ट खत्म हो गया। अब उसमें 1920 में क्या था, जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी थी लॉ डायरेक्टर की, उसको जो अपने तुषार मेहता साहब हैं सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि साहब आपके तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वैसे भी नहीं थी, क्योंकि जो मेन विजिटर था वो तो लॉ डायरेक्टर था। तो उसका जवाब कपिल सिब्बल साहब ने अच्छा दिया कि नहीं साहब, लॉ डायरेक्टर की ही जगह रिप्लेस किया है विजिटर ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उनकी जो कैपेसिटी है वो सुपरवाइजरी कैपेसिटी है, जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है एएमयू कोर्ट ही है, ये उसके कंपोजिशंस में ऊपर नीचे हो सकता है। ये हो सकता है कि 1951 के बाद मुसलमानों की आबादी कम हो गई उस कोर्ट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी, अगर कंपोजिशन कम होने की वजह से, एक बार ऐसा भी हुआ है कि मुसलमानों की आबादी कोर्ट में 37 ही रह गई 180 में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी नहीं रहेगा। उसमें एक जगह तुषार मेहता ने दिखाया कि उसकी आबादी एक जगह के कोर्ट में कंपोजिशन मुसलमानों की 37 रह गई थी 180 में। तो उसका जवाब दे दिया वैलिड के कोर्ट जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, उसमें अगर किसी की आबादी कम होती है, इसका मतलब नहीं कि इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी नहीं रहे। तो मोस्टली उनके सवालों का जो है जवाब हम लोगों ने सही दिया है। कोर्ट में जिस तरह का 7 जज का बेंच था, ये उसमें जो रिस्पॉन्स था दैट वाज वेरी पॉजिटिव, सीजीआई का भी, बाकी जजेस का भी। उन्होंने जितनी क्वेरीज कर सकते थे, उन्होंने ये भी पूछा कि अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर सकती है पूरी, तो हम जवाब दिया हाँ कर सकती है, फंड से इसका लेना देना इसका, हम तो सिर्फ उसकी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट की है, ये माइनॉरिटी कैरेक्टर इंस्टीट्यूशन है या नहीं। फंड अलग अलग थियरी है, 100% फंडेड भी यूनिवर्सिटी है माइनॉरिटीज। और आबादी जहां तक की बात है, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली का है, वहां 5% क्रिश्चियन पढ़ते हैं, लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो लिहाजा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए न तो कंपल्शन है कि उसकी आबादी ज्यादा हो, या उसकी जो संचालन करने वाली यानी चलाने वाली जो बॉडी है उसमें भी ज्यादा आबादी किसी कम्युनिटी की हो, ये जरूरी नहीं है। ये साबित करके दिखा दिया 3 केसेस में। जी जी तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अब अगर आपको इजाज़त हो तो क्वेश्चन जिसको पूछना है वो पूछें। जी 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 कोई साहब क्वेश्चन किसी का है? कोई था क्वेश्चन आया था लेकिन चला गया वापस। अच्छा, ये किसी एक तो ये क्वेश्चन जो हमने पहले शीट डाली थी उसमें ये है कि हम लोग जो यहाँ पे हैं, जो कर रहे हैं, अभी हम लेटर्स वगैरह लिख रहे हैं एसोसिएशन की जी एसोसिएशन की तरफ से, और जी डिफरेंट जी वो भी लिख रही हैं। उसके अलावा क्या ऐसी चीज़ है कि हम जिससे करें, जो करें, जिससे फायदा हो सकता है हमारा, मतलब हमारा माइनॉरिटी करेक्टर रिटेन हो सकता है? नहीं, अभी तो कोई खास करने की जरूरत नहीं है, अभी तो रिस्ट्रेंट की जरूरत है। अभी तो ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ने रिजर्व कर लिया ऑर्डर, और 3 to 4 वीक्स के दरमियान आता है, तो एक्सपेक्टेड है कि जल्द ही वो आ जाएगा, और उससे लगता है कि पॉजिटिविटी रहेगी। इंशाल्लाह। मुझे नहीं लगता है कि कोई अभी खास जरूरत है ऐसी अभी खोज खास करने की। अब आप लोग दुआ करें, लेकिन वैसे एक्सपेक्टेड है कि पॉजिटिव रहेगा इसका, जो माइनॉरिटी रिस्टोर रहेगा। अजीज बादशाह केस इसमें फिनिश हो जाएगा, क्योंकि वो 5 जज का बेंच का फैसला था, 7 जज में मेरे ख्याल से अजीज बादशाह का फैसला खत्म हो जाएगा, और 1981 एक्ट जो है वो बहाल हो जाएगा। भाई अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर चलिए 0.0000001% अगर कोई चांस है, तो पहले से कोई प्रिपरेशन की जरूरत है, जो उस्मानी साहब ने सवाल किया। क्योंकि उसके आने के बाद से प्रिपरेशन करने में फिर आपको टाइम लगेगा। तो डू यू थिंक कि लोग पहले से, इन केस की चीज फेवर में नहीं जाती है, खुदा न करे ऐसा हो, बट अभी तो इसी में मैं ऐड ये करना चाहूंगा जी कि अगर आप लोग यहाँ जो बाहर में लोग रहते हैं, उनसे आपको क्या हेल्प चाहिए? वही तो अभी तक कोई खास हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने बताएंगे। अभी तो कोई खास हेल्प नहीं चाहिए, अभी तो सिर्फ ये कि ये चूंकि कोर्ट का है, 7 जज के बेंच का फैसला है,
तो वो जरूर केस को जिस तरह उन्होंने बहस के दरमियान या आर्गुमेंट के दरमियान जिस तरह क्वेरीज अपनी समझने की कोशिश की है, हर पहलू को उन्होंने समझने की कोशिश की है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो मतलब पॉजिटिविटी है इसमें। अगर कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं हुआ तो फिर लाइन ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। मुझे नहीं लगता है, वैसे होना तो चाहिए, पॉजिटिविटी लगती है कि रिस्टोरेशन होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 30 को कवर करके, आर्टिकल 30 को भी हमने बता दिया कि आर्टिकल 30 कैसे कवर होगा, और उसको जो माइनॉरिटी के लिए हक हासिल है 30 में कि वो सोशल कायम करे और उसको एडमिनिस्टर करे। तो वो हक हासिल कैसे है और कैसे वो हमारी प्रॉपर्टी है या कैसे उसका हक हासिल है, भाई ये पूरी तरह एक्सप्लेन किया उसको अच्छे से। जी परवेज भाई आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ये जी। आखिर अजीज पाशा कौन साहब थे और ये इनका हैदराबाद अलीगढ़ से ताल्लुक क्या था? अलीगढ़ से उस वक्त ये ताल्लुक था कि 1965 में शायद कोर्ट के मेंबर थे, और 1965 जो एक्ट आया तो कोर्ट को एबलिश कर दिया, उसने कोर्ट ही खत्म कर दिया, डिफंक्ट कर दिया। तो वो कोर्ट के शायद उस वक्त मेंबर थे, वो कोर्ट चले गए, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एमयू को पार्टी तक नहीं बनाया, और उसने स्टक डाउन कर दिया उनके। और उन्होंने भी वकील भी अच्छा नहीं किया उस जमाने में। यूनुस सलीम साहब वकील वैसी थे, वकील वो पॉलिटिशियन थे, उन्हीं को खड़ा कर दिया, तो जीरे बहस भी, आर्गुमेंट भी अच्छा नहीं हुआ, और केस भी हार गए। तो अजीज बादशाह साहब ये अलीगढ़ नहीं थे। यूनिवर्सिटी के खिलाफ फैसला हो गया और यूनिवर्सिटी उसमें कहीं पार्टी नहीं थी पार्टी। और वही बार बार जब भी केस कोई जाता है या कोई बात शुरू होती है उसमें वो अजीज पाशा कूद पड़ते हैं। जी 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 इससे पहले वासे भाई एक मिनट, आप आसिया ने एक क्वेश्चन पूछा है, पूछे आसिया आप। जी अस्सलाम वालेकुम शाद भाई। मैं ये पूछना चाह रही थी कि एमयू माइनॉरिटी स्टेटस से एमयू को क्या एक्स्ट्रा हेल्प मिली है, डायरेक्टली एमयू स्टूडेंट्स को क्या एक्स्ट्रा हेल्प मिली है? क्या यूनिवर्सिटी को एक्स्ट्रा फाइनेंसेस मिलते हैं, या रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन मिलता है, या कोई और हेल्प, सिग्निफिकेंट हेल्प मिलती है जो ऐसी फैसिलिटीज जो हैं ऑब्वियसली खत्म हो जाएंगी अगर माइनॉरिटी स्टेटस नहीं रिटेन कर पाए तो? ये तीन फैक्टर्स हैं जो जो माइनॉरिटी के फैक्टर छिनते ही 3 फैक्टर छिन जाएंगे आपके। एक तो ये फैक्टर छिन जाएगा कि जो सबसे पहले तो रिजर्वेशन वहां लागू हो जाएगा, 50% रिजर्वेशन, यानी कि बैकवर्ड्स और दलित के रिजर्वेशन देने पड़ेंगे आपको स्टाफ नौकरी में, टीचिंग में, नॉन टीचिंग में आपको 50% रिजर्वेशन जो है वहां का कानून, जो है मुल्क का कानून, वो लागू हो जाएगा वहां पे। एक दूसरा, रिजर्वेशन जो आप इंटरनल के बुनियाद पे करते हैं वो हट जाएगा, उसकी जगह वो ये शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट एडमिशन में आपके यहाँ वो कानून नाफिज हो जाएगा, जो कानून दूसरी यूनिवर्सिटी में होता है, यानी कि 26.5% रिजर्वेशन बैकवर्ड के और बाकी देश दलित के। वो दोनों कानून इस एडमिशंस में भी और स्टाफ के सिलेक्शंस में, नॉन टीचिंग टीचिंग सबके सिलेक्शन में लागू हो जाएंगे। तीसरा, आपका जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, जो आप पूरे निजाम तैयार करते हैं कोर्ट के थ्रू, वो कोर्ट आपका खत्म हो जाएगा। जब कोर्ट खत्म हो जाएगा तो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट आपके हाथ से खत्म हो जाएगा, फिर वो सर्च कमेटी को चला जाएगा। और सर्च कमेटी जरूरी नहीं है कि एमयू का वाइस चांसलर मुसलमान ही बनाए। जी 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 अच्छा, वासे भाई आपका कोई क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन बेसिकली यही था जो आसिया बीबी ने अभी पोस्ट किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जैसे कोर्ट आप कह रहे हैं खत्म हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्या, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पावर्स भी डिमिनिश हो जाएंगी? नहीं, वो तो रहेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी। अच्छा, दूसरे ये कि जो और इंस्टीट्यूशंस हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उन पे कुछ असर पड़ेगा? मिसाल तौर पे पहले ये कोशिश की जा रही थी कि मेडिकल कॉलेज को एम्स का दर्जा दिया जाए, तो वो एम्स के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसका मतलब ये है कि इट बी ओपन टू एवरीबॉडी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बनेगा, तो उसके वो भी खत्म हो जाएगा। आपने अभी नेचुरली वो भी खत्म हो जाएगा, और वो फिर गवर्नमेंट जैसे चाहेगी वैसे करेगी, वो भी खत्म हो जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज को भी अगर चाहेंगे वो तो उसी पैटर्न पे जा सकते हैं, वो IIT के पैटर्न पे जा सकता है, या उसी के टेस्ट से एडमिशन हो सकते हैं। अच्छा, तीसरे, अच्छा अल्लाह करे कि ये पास हो जाए फेवर में, तो इससे
इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि फंडिंग को ये रोक लें और कहें कि भाई ठीक है, हम आपको माइनॉरिटी कैरेक्टर देते हैं, आप इसको चलाएं और जितना भी खर्चा है वो आप ही उठाएं इसको? तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं, the court cannot do that. कोर्ट नॉट सपोज टू डू दैट. कोर्ट तो आइदर वे, कोर्ट का फैसला इस तरह नहीं होता. कोर्ट तो आइदर वे देगा, या तो मानेगा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वी हैव सप्लाइड, और रिजेक्ट कर देगा कि नहीं है. लेकिन कोर्ट ये नहीं कर सकता आधा तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे मानेगा कि हाँ साहब ये आप कह रहे, ठीक कह रहे हैं कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और नहीं है. एक दूसरा ये जो सवाल है आपका कि फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट का एंगल है, तो कोर्ट इस पर डिसाइड करेगी नहीं. कोर्ट तो सिर्फ जस्टिफिकेशन वो पूछ रही थी, ऐसा कोई इदारा इंस्टीट्यूशन है कि जो इंस्टीट्यूशन है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बट गेटिंग 100% फंडिंग, वो पूरी फंडिंग उसी को मिलती हो, तो वो ऐसा है. तो हम लोग बताया सेंट स्टीफन भी है, बाकी कॉलेजेस भी है, बाकी चीजें, बाकी इदारा है जो जिसको फंडिंग होती है. बहुत क्रिश्चियन कॉलेज भी है और यूनिवर्सिटी है जो 100% फंडिंग है. तो 100% फंडिंग जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, वो भी माइनॉरिटी रह सकती है. तो ये गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है, इनका कोर्ट का नहीं. कोर्ट तो सिर्फ इतना फैसला देगी कि वेदर इट इज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और नॉट. मतलब वो जो उसको अजीज बादशाह के उसको डिमोलिश कर देगी और 1981 एक्ट को रिस्टोर कर देगी कि ठीक है साहब ये एक्ट ठीक है, फेयर एनफ, गो अहेड विद दिस एक्ट. और ये एक बार हो जाएगा तब हर बार के लिए खत्म हो जाएगा. ये बहुत क्रिटिकल एंगल है ये, क्योंकि अजीज बादशाह के केस को 1980 एक्ट बढ़ाते वक्त उसके बेसिस को डिमोलिश नहीं किया था, तो उसकी वजह से बहुत काफी परेशानी है. जी वासे भाई, हो गए आपके? जी जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत. शिराज मुस्तफा है. जी, अस्सलाम वालेकुम इरशाद भाई. वालेकुम सलाम. इरशाद भाई, ये कैसे हैं आप? लगता है ट्रैफिक में डिले हो गया. कोई बात नहीं. पिछली बार मैं आया था तो आप कश्मीर चले गए थे, तो इस बार जगह मिलेंगे. तो इरशाद, पूछना ये था कि जब यूनिवर्सिटी बनी तो पहला नाम क्या था यूनिवर्सिटी का? नहीं, इसका नाम तो यूनिवर्सिटी बनने से पहले तो सिर्फ था मोहम्मदन एग्रो ओरिएंटल कॉलेज, MAO. लेकिन जब कन्वर्ट होकर जब यूनिवर्सिटी बनी तो एक सोसाइटी बनी थी जिसने फंडिंग इकट्ठा किया था. उस सोसाइटी ये इंपीरियल गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आपको इस सोसाइटी को भी डिसमेंटल करना पड़ेगा. कॉलेज को तो डिसमेंटल किया ही, आप सोसाइटी को भी डिसमेंटल करना पड़ेगा. लिहाजा सोसाइटी भी डिसमेंटल हो गया और कॉलेज तो हो ही गया डिसमेंटल. कॉलेज का भी जो सोसाइटी थी और यूनिवर्सिटी जो बनी, तो यूनिवर्सिटी सोसाइटी खत्म हो गई और पूरा इमोवेबल प्रॉपर्टी, टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स सब के सब यूनिवर्सिटी में चले गए. लेकिन बना वो ब्रिटिश एक्ट से, क्योंकि उस जमाने का कानून ये था कि कोई भी जो यूनिवर्सिटी बनती थी वो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनती थी, पार्लियामेंट से यूनिवर्सिटी नहीं बनती थी. तो दो यूनिवर्सिटी ने अप्लाई किया कि नहीं साहब, हमको तो पार्लियामेंट से नेशनल स्टेचर की यूनिवर्सिटी बनाओ, एक BHU ने, एक AMU ने. तो AMU ने, दोनों ने अप्लाई किया नेशनल. तो उस वक्त उसने शर्त रख दी कि 30 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा आपको, तब आपको यूनिवर्सिटी का स्टेचर देंगे. लिहाजा उस शर्त को मान के फिर इन्होंने पैसे जमा किए, अब फिर उसके बाद ये यूनिवर्सिटी कायम हुई. लेकिन ये एक लकूना जो रह गया उसका, कि उसने कहा कि आपको ये तमाम चीजें ट्रांसफर करने पड़ेगी यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी नेशनल सिग्निफिकेंस की होगी, नेशनल इंपॉर्टेंस की होगी, अब पास करूंगा पार्लियामेंट से मैं. तो ये एक लकूना जिसको अजीज बादशाह ने स्ट्रक डाउन करके कहा कि यूनिवर्सिटी आपकी है ही नहीं, क्योंकि आपने स्टेब्लिश ही नहीं किया, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी थी ही नहीं, प्रॉपर्टी तो यूनिवर्सिटी की थी. तो उसने माना ही नहीं कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बना, 1951 में बना. 51 में कानून, ये 51 का कानून कहता है, आर्टिकल 29, 28, 30 सब कहता है कि एडमिनिस्ट्रेट तब करोगे जब आपका होगा. अजीज बादशाह कहता है कि वो आपका था ही नहीं, क्योंकि 51 के वक्त तक तो यूनिवर्सिटी का था, और यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने. तो आपके पास कहा था, आपका था ही नहीं कुछ. तो लिहाजा जब आपका था ही नहीं, वो 1951 के वक्त वो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी सबके सब थी यूनिवर्सिटी की, आपकी थी नहीं, माइनॉरिटी की थी नहीं. जबकि 1920 से लेके 1951 तक जो है सुप्रीम गवर्निंग बॉडी कोर्ट थी, और कोर्ट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली 100% मुस्लिम्स. 51 तक की बात क्लास की, और क्लासिकल एग्जांपल ये है कि 1920 से लेके 1951 तक 100% कोर्ट के मेंबर मुस्लिम्स थे.
ये उसका ये कानून का हिस्सा था। द कोर्ट विल बी कंसिस्ट ओनली मुस्लिम मेंबर्स। लेकिन 51 के एक्ट में उन्होंने चेंज किया और 51 के एक्ट में कहा कि नहीं साहब ये 100% मुसलमान नहीं होगा, जी इसमें नॉन मुस्लिम डालने पड़ेंगे आपको। जी तो ये है बीच में प्रॉब्लम उसकी थी यूनिवर्सिटी, वही और वही से प्रॉब्लम खड़ी हुई। और वही आगे 2005 में वही अजीज बादशाह केस को लेके उसने स्ट्रक डाउन कर दिया कि आपका 81 का एक्ट तो है ही नहीं, वैलिड ही नहीं। जी जी बहुत शुक्रिया इरशाद भाई, बहुत डिटेल में बताया आपने, थैंक यू सो मच। अब मिर्जा इरफान बेग हैं, उनका क्वेश्चन है। इरफान आप अनम्यूट करें अपने आप को, मैंने आपसे कहा है कि अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम इरशाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। मैं ये तो जानना नहीं आप चाहता हूँ कि ये 7 जज बेंच का जी जो पैनल है, जी इसमें इनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स क्या हैं एज फार एज माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम्स आर कंसर्न? इनके जो जजमेंट्स हुए हैं प्रीवियस पिछले जी 20, 25, 30 साल में, उसका रुझान क्या रहा है, और आगे ये कितने एम्बिशियस लोग हैं, इसमें से 7 में कितने ज्यादा एम्बिशियस लोग हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं ये लोग? देखिए इसमें से 4 लोग तो बहुत साफ सुथरे लोग हैं। खुद डीवाई चंद्रचूड़ साहब CGI, और जस्टिस संजीव खन्ना, और मनोज मिश्रा, SC शर्मा। ये 4 जज तो बहुत फेमस जज है कि अच्छे फैसले देते रहे हैं डिफरेंट कोर्ट्स में। दिल्ली में रहे संजीव खन्ना, सब दिल्ली में ही थे, और दिल्ली के चीफ जस्टिस थे, वहां से गए। तो सब ये 4 जज तो बहुत ही मशहूर रहे हैं अपने मतलब फेयर जजमेंट के लिए। तो इसलिए ज्यादा उम्मीद है कि अगर मान लिया कभी कभी लोग पूछते हैं हमसे कि वो क्या रह सकता है अगर ज्यादा तकलीफ हुई, तो हम लोग ये कह देते हैं कि 4-3 का फैसला हो सकता है। तो 4 तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजेस हैं और काफी अच्छे फैसले रहे हैं इनके पिछले 30-40 साल के रिकॉर्ड में। इनके अच्छे जजमेंट्स रहे हैं, काफी मतलब मिसाली जजमेंट रहे हैं इनके। तो काफी उम्मीद, इसलिए ज्यादा उम्मीद है हम लोगों को, क्योंकि ये वो लोग बहुत मतलब कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। अच्छे लोग हैं बहुत, काफी। अब हर हाई कोर्ट्स में काफी बड़ा नाम रहा है इनका। और बाकी के 3 जो है, बाकी 3 मतलब 3 भी ठीक है, लेकिन उनका उतना तो प्रोफाइल नहीं रहा, प्रोफाइलिंग नहीं रही। लेकिन इन 4 के तो प्रोफाइल काफी अच्छे है, प्रोफाइल काफी अपने कोर्ट्स के लिए काफी मशहूर रहे अपने कोर्ट में। अच्छा, बाकी दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी ने ये पूछा था, मेरे पास उसका जवाब नहीं था, कि ये इनमें से कितनों के डोजियर मौजूद हैं जो नेगेटिव, या इनके रिलेटिव्स के डोजियर कितने हैं जो इनको इम्पैक्ट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में? तो कहना मुश्किल है। तो मैं आप लोग गलत आदमी से गलत सवाल पूछ रहे हैं। तो बेचारे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते। हाँ, ये कहना मुश्किल है अभी। खैर, तो हमारे आप देखिए, हमारे फेवर में 4-3 से भी फैसला हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? जजमेंट फेवर में होना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा ये बताएं, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है अभी कोर्ट और एग्जीक्यूटिव, ये क्या इस पे असर पड़ेगा इस फैसले से? आप कह रहे थे कि कोर्ट को गायब कर दिया। जी, एमयू कोर्ट, यानी कि एमयू कोर्ट। हाँ, एमयू कोर्ट को अगर स्ट्रक्चर खत्म मतलब लिया, जैसे यही था 65 में, यही हुआ था 1965 में। एमयू कोर्ट को खत्म कर दिया था जी। एमयू कोर्ट सुप्रीम गवर्निंग बॉडी थी, एमयू कोर्ट खत्म हुआ, तो नेचुरली जब खत्म हुआ तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो जाएगा, क्योंकि फिर अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, अपॉइंटमेंट ऑफ एवरीथिंग इज गवर्न बाय डायरेक्ट, गवर्न बाय गवर्नमेंट हो जाएगा। खत्म होने के बाद दोबारा कैसे आ गया? वो फिर आया उस तरह की 1981 एक्ट आया। अच्छा अच्छा जी, 81 एक्ट आया। आप लोग लड़े वहां यूनिवर्सिटी में, लड़ाई लड़ी आप लोगों ने 67 से लेके और 80 तक लड़ते रहे आप लोग। तो 81 में इंदिरा गांधी जब वापस आई तो उन्होंने 1981 में एक्ट दिया। उस एक्ट से कोर्ट बहाल हो गया और यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर बहाल हो गई। जी इरशाद भाई, आप भी थे उस लड़ाई में शामिल। अब्दुल वासी भाई का एक और क्वेश्चन है। जी वासी भाई।
जी हाँ, तो वो एक मेरा ये सवाल है कि कोर्ट, एएमयू कोर्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं और कितने करंटली कितने मुस्लिम हैं, कितने नॉन मुस्लिम? 180 के आसपास मेंबर है और मोस्टली मुसलमान है। नॉन मुस्लिम तो मतलब बहुत कम है, न के बराबर है। मतलब कुछ यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं, वो है मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। और कुछ बाहर से इलेक्ट होके 4, 6, 5 आ जाते हैं, न के बराबर। मतलब 5%, मैक्सिमम 10% होंगे। अच्छा, क्योंकि दूसरा वो सवाल ये elect है, होंगे। सॉरी जी, दूसरा सवाल ये है कि क्या ये जजमेंट जो रिजर्व किया गया है और जी। इसका इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या इस इलेक्शन से पहले इसको रिलीज करने का इरादा है, और क्या इसकी वजह पॉलिटिक्स है या कोर्ट का यही एक तरीका होता है कि कई नहीं, महीने? कोर्ट का बेसिकली क्या है, 7 जज का बेंच था। हमारी बहुत लंबी चौड़ी पिटीशन थी। उनकी जो डिफेंस के भी अच्छा खासे थे, तो उनके भी पिटीशन काफी लंबा चौड़ा था। फिर रिजॉइंडर था। तो सब मिला उला के काफी लंबा चौड़ा है, बहुत अच्छी खासी हुई। 8 दिन बहस हुआ है, आर्गूमेंट हुआ है। तो नेचुरली फिर 7 जज बैठेंगे तो पूरा प्रोफाइलिंग हुआ, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें। प्लस डे टू डे वो हेयरिंग भी करते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इसमें। कहते हैं सीरियस केस में टाइम लगता है, क्योंकि ये पूरा 1920 100 साल पुराना 100 साल पुराना केस है। तो उसमें जितनी जितनी 150 पेज 200 पेज का कपिल उसने दिया है, कपिल सिब्बल साहब ने 150 200 पेज का दिया है। राजीव धवन साहब ने 50-100 पेज का सलमान खुर्शीद साहब ने दिया है। तो ये सब सबमिशन हम सब लोगों ने बनाया है बैठ के, 2-2 3-3 रात बैठ के बनाया है, निकाला है, पेपर निकाल के दिया है। तो तमाम आर्गूमेंट उसके पास है, प्लस आर्गूमेंट किया पूरे पूरे दिन, होल डे। तो फिर जो डिफेंस वाले लोग हैं उन्होंने भी बहुत किया आर्गूमेंट। तो इस तरह सब मिला उला के जो पूरा डिफेंस, पूरा जो आर्गूमेंट हुआ है, उस आर्गूमेंट को वो समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बुनियाद पे करते हैं। टाइम लगता है इसमें। अच्छा, ये क्या प्लेटिव तो की है जो आपकी, टीम ऑफ कितना वक्त लॉयर्स है, लगेगा? इनकी जो टीम ऑफ लॉयर्स हैं, इनको पेमेंट कौन कर रहा है? यूनिवर्सिटी करती है या प्राइवेट फंडिंग? एक एक सिर्फ राजीव धवन साहब को पेमेंट किया है यूनिवर्सिटी ने, बाकी कपिल सिब्बल साहब ने फ्री किया है और सलमान खुर्शीद साहब ने फ्री किया। That's very nice of them. दोनों ने फ्री किया एकदम। Sorry, हम लोग मिले, go ahead. हम लोग मिले उनसे और मान गए और फ्री किया उन्होंने। शुक्रिया जी, तो और आपकी बहुत क्या अच्छा तवक्को है कि कितने दिन में फैसला आ सकता है, जो अभी सवाल किसी ने ये उठाया था एक्सपेक्टेड कि आता है इलेक्शन? 3 to 4 वीक्स में आता है। तो 3 वीक्स तो समझिए कि हाँ, बस 3 वीक्स के एंड में आ जाएगा, 3rd वीक पे इंशाल्लाह। चलें, इंशाल्लाह। और किसी का क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर बंद करते हैं। रिकॉर्डिंग हमारे पास हो जाएगी इसकी। खौसर भाई, मैंने एक क्वेश्चन भेजा अभी कि जजमेंट होल्ड करने का क्या कोई सेंस है कि क्यों होल्ड किया जाता है? अभी बताया मैंने कि आपने सुना नहीं, बताया मैंने कि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोगों ने, राजीव धवन साहब ने हम लोगों ने बना के दिया है, कम से कम सबमिशन किया है 200 पेज का, कपिल सिब्बल साहब ने किया है 150 पेज का, सलमान साहब ने किया 100 पेज का। इस तरह के सब सबमिशन है। 50 पेज का सलमान साहब ने भी किया है। तो सबमिशन फिर प्लस उनका उनका सबमिशन है। सब सबमिशन को जमा करना, प्लस आर्गूमेंट हुआ तो सबको इकट्ठा करना, फिर 7 जज के बेंच, 7 जज बैठेंगे साथ में, प्लस डे टू डे उनकी हेयरिंग भी होती है। तो लिहाजा थोड़ा टाइम लगता है इसमें। कोई रूटीन है ये, कोई अननेचुरल चीज नहीं हो रहा है, रूटीन का काम है ये। रूटीन में जब बेंच लगता है तो उसके फैसले डायरेक्ट नहीं होते हैं, वो फिर बाद में बैठ के उसको और सब कुछ जो कंपाइलेशन होता है, अब फिर उसकी बुनियाद पे बनाते हैं फैसला। असल में इरशाद भाई, टाइमिंग ऐसी है कि एंजाइटी सबको है, क्योंकि इलेक्शन से ओवरलैप कर रहा है ये जजमेंट। सही बात है। बस हम सब लोगों को भी है, हम लोग सब लोगों को भी है, लेकिन हम समझते हैं हम लोगों के लिए कोर्ट का काम रूटीन का काम है। जब समझते हैं कि कोर्ट काम रूटीन का काम है ये। नहीं, मतलब जो अयोध्या वाले इश्यू में था वो भी डिक्लेरेशन सूट थी, एंटाइटलमेंट सूट थी, डिवीजन सूट तो थी नहीं। लेकिन उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को डिवाइड कर दिया भाई। टाइटल सूट में तो टाइटल है या नहीं है ये, उसको डिवीजन का मतलब नहीं होता है। खैर बात वो तो सही बात है, लेकिन वो तो उसमें जवाब उन्होंने वर्डिक्ट में बोला ये बात, मतलब कि ऑल्दो दिस इज द टाइटल सूट बट दिस इज इमोशनल सूट आल्सो। तो क्या कीजिएगा, उसमें बोला उन्होंने कि दैट इज इमोशनल सूट आल्सो।
तो ये है मसला बस। लेकिन ये बहुत इमोशनल इशू तो नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा आर्गुमेंट हुआ। और ये बहुत वो जैसे बाबरी मस्जिद वाले केस में थे कि नॉर्मली जजेस चुपचाप सुनते रहते थे, आर्गुमेंट नहीं करते थे ज्यादा। इसमें आर्गुमेंट किया है, समझने की कोशिश की है कि क्या व्हाट इज द रीजन व्हाई इट हैज बीन स्टक डाउन इन अजीज बादशाह केस, व्हाई इट हैज बीन स्टक डाउन वंस अगेन इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, व्हाट इज द रीजन, कहाँ फॉलो रहेगी 81 एक्ट में। तो ये सब कोशिश की है जानने की। और फिर उसको 3130 से क्यों नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 45 को कैसे क्लैश करता है। तो इस बात की कोशिश की जानने की पूरी। जी एक क्वेश्चन बस शाहीन उस्मानी जी साहब का हमारे घर से ही है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल जो है जस्ट फॉलो अप जो आसिया ने सवाल पूछा है माइनॉरिटी कैरेक्टर के लिए। जी मैंने ऐसे भी शायद सुना है, आई स्टैंड करेक्टेड देयर, कि अगर खुदा न खास्ता माइनॉरिटी कैरेक्टर रिमूव हो जाता है तो जैसे आपने मेंशन किया कि ओबीसी और शेड्यूल कास्ट वगैरह के रिजर्वेशंस हो जाएंगे। अम, मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसा याद आ रहा है उसमें विमेन रिजर्वेशन भी है शायद, कि दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड, एम आई राइट? अभी नहीं, अभी वुमेन रिजर्वेशन तो मतलब इस तरह लागू नहीं किया है गवर्नमेंट ने अभी कहीं पे किसी चीज में। हाँ, लेकिन विदिन 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 स्लॉट जो है, यानी कि विदिन ओबीसी विदिन दलित स्लॉट लागू करते हैं, लेकिन स्पेशल नहीं किया वुमेन का, अलग से नहीं किया है। अच्छा वो तो सिर्फ पार्लियामेंट में हुआ है वुमेन रिजर्वेशन। लेकिन इसमें विदिन ओबीसी विदिन उसके लिए थोड़ा बहुत तो करते हैं ओबीसी के, लेकिन चूंकि 50% का एक लिमिट बांध दिया है कोर्ट जी ने ही कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। तो दलित बैकवर्ड करा के 50% हो जाते हैं। तो अभी 50% कोटे के दरमियान ही होता है रिजर्वेशन, जी लिहाजा जबकि बैकवर्ड में मुसलमान भी आ जाते हैं, कुछ कुछ कवर होते हैं। जी बिल्कुल जी। दलित दलित में भी कुछ मुसलमान होते हैं कश्मीर वगैरह के। जी मैंने कुछ जामिया मिलिया इस्लामिया में ये सुना है कि कुछ शायद विमेन रिजर्वेशन वहां पर है, सो उसीलिए मुझे ख्याल आता आए, मुझे बस ऐसा याद आ रहा है, आई स्टैंड करेक्टेड देयर, मगर मुझे ऐसा याद पड़ता है कि वहां पर ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के अलावा विमेन रिजर्वेशन भी उन्होंने शायद रिक्वेस्ट की है। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन देयर अबाउट इट। मैंने जामिया में भी काम किया है तो कुछ लोगों ने मुझे बताया था ये बात। सो जामिया में है उसमें तीन कैटेगरी है जामिया में मुसलमानों के विदिन विदिन मुस्लिम्स। अच्छा मुसलमान जामिया जामिया जो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जी उसको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने दे रखा है। तो जी उसने जो अपने जो 50% रिजर्वेशन है मुसलमानों का जामिया में, उस 50% रिजर्वेशन में तीन कैटेगरी बांध रखा है उन्होंने। जी उसमें से एक कैटेगरी है मुस्लिम वुमेन, एक है इंटरनल उनका अपना, और एक है वहां के टीचिंग स्टाफ का। कुछ कुछ छोटा छोटा रिजर्वेशन है, ज्यादा नहीं है, लेकिन है वुमेन का रिजर्वेशन है जामिया में अपना, मुस्लिम वुमेन का। मतलब विद इन मुस्लिम फ्रेमवर्क में मुसलमानों की रिजर्वेशन मुस्लिम वुमेन का भी है, और वहां के टीचिंग स्टाफ का भी है, और इंटरनल का भी है। हाँ लेकिन है वुमेन का है। मैंने जी देखा है, चूंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में वहां के डीन थे तो उन्होंने दिखाया था मुझे, वहां जी वुमेन का है। जी जी थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी मेहनत की है। आई डोंट नो कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं अदर देन दुआ करते हैं। और दुआ तो बहुत यहाँ पर जरूरी है रहे, आप लोगों हाँ की। बहुत, मैं तो बहुत दुआ करती हूँ, सभी करते हैं हम लोग शायद। तो थैंक यू सो जी मच जी फॉर एवरीथिंग। जी, आप लोग का शुक्रिया कि आप लोग इतना ईगर ईगर हो के इतने इतने वो कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं दूर होने के बाद। जी और ये सदर साहब तो जो है अरे पिछले हफ्ते भी सदर साहब आपके जो प्रेसिडेंट साहब है, इन्होंने पिछले हफ्ते भी मुझसे बात की थी, और काफी हाँ लंबी बात की थी। पर इन्होंने कहा था मैं कॉन्फ्रेंस पे ले लूंगा पूरे यूएस के तमाम लोगों को और कनाडा के लोगों को, जी और उनको भी चाहूंगा, सोचूंगा कि उनको देखूंगा कि वो भी समझने की कोशिश करें। जी मेरी बहुत करीबी रिश्तेदारी है सदर साहब से। अच्छा अच्छा अच्छा। जी एक और हम्म, कोई क्वेश्चन है मोहसिन अलवी जी, मोहसिन दिल यहाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शुक्रिया बहुत सलाम। बहुत इरशाद सर, आप लोगों की मेहनत जो है वो डेफिनेटली कामयाब होगी। और जी अगर कामयाब नहीं होती है तो हम लोगों की क्या स्ट्रेटजी हो अलुमनाई की तरफ से कि और प्रिजर्व करें इस बात को, अपनी यूनिवर्सिटी को फ्यूचर के लिए कोशिश करें। तो कोई स्ट्रेटजी अगर आप जैसे लोग मिल के बनाए तो हम लोगों को सेटिस्फैक्शन हो।
जरूर जरूर अगर कोई ऐसी ऐसे इवेंचुअलिटी आई, कोई ऐसा हालात बने, जरूर ऐसी बात होगी तो हम जरूर शेयर करेंगे। और आप टच में रहिए अपने प्रेसिडेंट साहब के साथ, हम हमारे टच में है, ये हमारे तो सीनियर भी थे ये। अगर ये टच में रहिएगा इनसे तो हम सब लोग मिलके बनाएंगे कोई, अगर एक खाका बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे। वैसे लगता तो है कि पॉजिटिव रहेगा। अगर कोई इवेंचुअलिटी हुई तो हम सब लोग साथ हैं, फिर कोशिश की जाएगी, उसके रास्ते बनाए जाएंगे फिर। थैंक यू, शुक्रिया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों के दिल में दर्द है और आप अलीगढ़ के लिए उतने ही बेचैन है जितने यहाँ हिंदुस्तान में जो बैठे हैं बाकी लोग, वो बेचैन है वहाँ के ओल्ड बॉय। ये अच्छी बात है, बल्कि हिंदुस्तान के बाकी जो ओल्ड बॉयज तब फिक्र मंद ज्यादा है भी नहीं जितना आप लोग हैं। जो अब वहां से उठा है वो सारे जहां पर बरसेगा। जी जी जी, हाँ जी जी, क्या बात है। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अच्छी मीटिंग अरेंज की, शुक्रिया। शुएब शाह का खास तौर पे उस लॉजिस्टिक्स को बनाया। हाँ और जी, शुएब तो एकदम छोटे भाई है शुएब हमारे। और शिराज का भी उन्होंने भी काफी मदद हाँ, की। शिराज भी एकदम करीबी दोस्त है ये। और आपके एक और बुशरा भी हैं यहाँ पे, बुशरा करीम। हाँ, बुशरा हमारी जो है वो रिलेटिव ही समझिए आप। जी, अस्सलाम वालेकुम इरशाद भाई। मैं रिंकी बोल रही रिंकी हाँ रिंकी बोल देखिए, रही। हाँ कैसे हो, खैरियत है? जी, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग ठीक? दुआएं, सब खैरियत है माशाल्लाह। ठीक है, भाभी को सलाम कहिएगा। जरूर जरूर, इंशाल्लाह ठीक है। मैं बल्कि मैं सोचा था बाद में शुरू में कि यहाँ बैठा दूंगा कुर्सी लगा के उसको भी। नॉट ओल्ड लेडी फ्रॉम अलीगढ़, लेकिन मैं तो सोचा था कि लगवा दूंगा टेबल अपने कुर्सी पे। सो मतलब बहुत देर से यहाँ 9:30 बजे के देर था, रात था। ऑफिस थोड़ा दूर है हमारे घर से। जी, आप लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत। हम लोग दिल से चाह रहे हैं, लेकिन मेहनत तो आप लोग कर रहे हैं। अल्लाह करे सब सही रहे। इंशाल्लाह ताला सही रहेगा, सही। अच्छा, एक माफ कीजिएगा, एक क्वेश्चन शकील भाई का और है। जी शकील भाई, आप अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट नहीं हो रहा है। अब्दुल्ला भाई बहुत दिन बाद दिखे। जी, शकील भाई आप अनम्यूट कर लिया। शकील भाई से अनम्यूट हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है शकील भाई से अनम्यूट। आप कोशिश करें। आप किस शहर में? फारूकी साहब, उस्मानी भाई किस शहर में? मैं न्यूयॉर्क में हूँ। आप तो न्यूयॉर्क में है ना? जी, आ जाइए। जी आता हूँ। वालेकुम सलाम। जी शकील भाई। भाई मैं अब ये आपके सब्जेक्ट से थोड़ा हटा हुआ सवाल है, मगर ये मेरा जो सवाल है ये, और जो सजेशन है वो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के लिए है ज्यादातर। वो ये है कि आई मीन a time will come when government will withdraw its funding, as Wasi said. वो तो उनको धीरे धीरे करके कम करना ही है, और बहुत कुछ कम हो चुकी है ऑलरेडी। जी जी। तो आप लोग या हम लोग मिलके कोई ऐसा एक प्रोग्राम बनाए जो कि अलीगढ़ इंडोमेंट फंड करके, या कुछ कोई यूनिवर्सिटी इंडोमेंट फंड करे, जो कि किसी वक्त वो इंडिपेंडेंट हो जाए गवर्नमेंट से कंप्लीटली। हमको यूजीसी से कोई सपोर्ट की जरूरत ही ना पड़े। उसके बारे में अगर हम आज शुरू करें तो probably 10-15 years में will be there to reach it. कोई इस तरह तो है जिसमें के ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की तरफ से, या जो हम लोग हैं सब यहाँ से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें हर साल। और बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते भी हैं, मगर वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए है। कोई एक ऐसा मेजर फंड होना चाहिए जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। जैसे यहाँ पे जो प्राइवेट हैं, हार्वर्ड है, येल है, ये सब इनके एंडाउमेंट फंड है, उसी ऊपर चलते हैं ये लोग। करेक्ट। हाँ, ये वैसे बहुत अच्छा आइडिया भी बहुत अच्छा है, और होना भी चाहिए था। नसीम साहब जो वाइस चांसलर थे वो खड़गपुर IIT खड़गपुर से थे, और उन्होंने खुद से मतलब कई 100 करोड़ इकट्ठा कराया था वहाँ की यूनिवर्सिटी के लिए। तो मुझे लगता है कि इस लाइन पे सोचना तो चाहिए ही, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन सोचना चाहिए। न हो तो एक्सपेंशन के प्लान के लिए सोचना चाहिए था। कुछ अच्छे हॉस्टल्स वहाँ पे, अब अच्छे हॉस्टल्स नहीं है, क्योंकि अब हमारे बच्चे जो है वह जाना नहीं पसंद करते हैं।
लिहाजा क्योंकि हाँ अच्छे जो हॉस्टल ना हो, एयर कंडीशन हॉस्टल भी हो, इस तरह का भी हॉस्टल हो, उस फैसिलिटी के बच्चे नहीं जाना चाहते अब। तो अगर उस तरह के फैसिलिटी का भी हॉस्टल हो, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल के बच्चे भी जाना पसंद नहीं करते अब, क्योंकि वहां पे हॉस्टल उस तरह का है नहीं। तब वो उस फैसिलिटी टाइप का भी हॉस्टल अगर हो बने तो भी तो कुछ फायदा रहेगा। लिहाजा एक्सपेंशन प्लान से भी करना चाहिए, और इवेंचुअलिटी कहीं कहीं ले जा सकती है, हालात कहीं ले जा सकते हैं, तो इसके बारे में सोचना तो जरूरी है, सोचना चाहिए भी। अच्छी बात है कि आप लोग सोचिए, इस बारे में जरूर सोचिए कि एंडोमेंट फंड के बारे में सोचिए। अगर फर्दर फिर बात करेंगे, हम लोग इस लाइन पे भी करेंगे। मतलब हालात हालात ना भी बदले तब भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे, जैसा भी वकील का मसला था, अगर वकील नहीं मानते तो कपिल सिब्बल साहब 50 लाख रुपए लेते कम से कम। अगर आप फंड अभी बनाएंगे ना तो थोड़ा टाइम लगता है उसको डेवलप होने में, मगर कोई अथॉरिटी होना चाहिए। हम लोग नहीं कर सकते ये बाहर से, दैट हैज टू बी डन बाय यूनिवर्सिटी। हाँ करेक्ट, यूनिवर्सिटी को क्या करना, तो यूनिवर्सिटी को ही कराएंगे, यूनिवर्सिटी से बात करेंगे हम लोग, वहाँ के वाइस चांसलर से बात करेंगे, परमानेंट वाइस चांसलर कोई आता है तो उससे बात करेंगे कि तुम शुरू करो, और वो शुरू करेगा तो हालात ठीक, सही बात है। हम लोग नहीं, हम लोग को करना चाहिए भी नहीं, करना तो यूनिवर्सिटी को ही पड़ेगा। इनिशिएटिव हम लोग तो सिर्फ फोर्स कर सकते हैं, इनिशिएटिव तो यूनिवर्सिटी को लेनी पड़ेगी। वो परमानेंट वाइस चांसलर कब आएगा जनाब? वो गया हुआ है, नाम गया हुआ है, लेकिन अब सरकार लगता है पेंडिंग में डाली हुई है, हो सकता है इस महीने के एंड तक आ जाए। सरकार तो हर काम इलेक्शन के हिसाब से करती है। अब इस वक्त तो जो है वो बांटे जा रहे हैं, सब अपने अपने लोगों को ले आए हैं कि सब। जी जामिया का भी चौधरी चरण सिंह को भी मिल गया, अब वो मायावती कह रही हैं कि काशीराम को भी दे दिया जाए। सही बात, में भर के वो बांटे जा रहे हैं, तो ऐसे ही जरूरत पड़ेगी तो जो हमारे पहले वाइस चांसलर थे उनके किस्म का कोई और जनसंघी ले आएंगे, उसको वाइस चांसलर बना देंगे। उसी वाइस चांसलर को बना दिया है, वहां का भी जामिया का वो बना दिया है सर्च कमेटी का मेंबर। अच्छा जी, होता तो यही है कि छुरा भोंकने वाले अपने ही अंदर से होते हैं, कोई बाहर से लाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। अब्दुल्ला भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं अब वो बात लंबी हो गई। मैंने कहा कि ये जो एंडाउमेंट फंड की बात हो रही थी, जो पहला कन्वेंशन हुआ था अलमनाई का पीके अजीज के जमाने में, उसमें ये प्रपोजल रखा था फ्लोर पे कि साहब एक यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट फंड बनाए, ताकि वो जो फेडरेशन का भी एक एंडाउमेंट, तो उसमें से वो लोग पैसे दे सके। तो एक कमेटी बनाई उन्होंने, तो उसमें मैंने ये कहा था कि उसमें यूनिवर्सिटी का कोई दखल नहीं होगा फैसला करने में कि पैसा कहाँ खर्च होता है, वो खर्च होगा यूनिवर्सिटी पे, लेकिन दैट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्निंग बॉडी जो भी बनेगी बाहर से। उस पे जाकर के वो गाड़ी वो जो वाइस चांसलर साहब थे, जो उन्होंने कमेटी बनाई, उसमें 3-3 4-4 आदमी लॉ डिपार्टमेंट के ऐड करते रहे, तो कि वो लोग फैसला उस लिहाज से, तो वो कभी उसके बाइलॉज लिख कर, मैंने कहा था भाई कोई अटर्नीज को 3 कर लीजिए, दिल्ली में बहुत लोग होंगे, लिख करके 1 महीने में दे देंगे आपको। तो वो कभी हुआ नहीं। वो जो जामिया हमदर्द के पहले वाइस चांसलर थे, अरे यार नाम नहीं याद आ रहा, बल्कि वो उसकी कमेटी के हेड थे, तो उसपे 1 साल तक हम भी शामिल थे, काम होता रहा, बट इट डिड नॉट गो एनीवेयर, क्योंकि वो इरफान हबीब साहब ने कहा कि नहीं वाइस चांसलर, मैंने कहा वाइस चांसलर एज ए विजिटर, उसमें विजिटर होगा, ही विल नॉट हैव वोटिंग राइट, क्योंकि वो फिर यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स आ जाती बाहर। कब दैट वाज इनिशिएटेड बट इट फेल्ड, ये मेरा कहने का मतलब है कि उसकी जरूरत तो है। हाँ एकदम सही बात है, लेकिन एक आइडिया ये था कि अगर आप बहुत रईस हो जाएंगे, बहुत पैसे होंगे, तो यूनिवर्सिटी उतनी ग्रांट कम कर देगी, यूनिवर्सिटी ग्रांट उतने पैसे कम कर देगा। तो ये सब चीजें हैं, बट जो लोग वहां रहते हैं, आप लोग उसमें मशवरा करके तब बनाना चाहिए, लेकिन इट्स ए वेरी गुड आइडिया। हाँ नहीं अच्छा है ये तो, लेकिन वही ये बात जो आपने सही कही कि ये जो वहां पे अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी के जिम्मे छोड़ देंगे आप, तो वो चलेगा नहीं आगे। ये तो एक कोई ना कोई साइकिल बननी पड़ेगी, कोई रोड मैप बनेगा कि उसको यूनिवर्सिटी को सिर्फ सुपरवाइजरी के उसकी होनी चाहिए, बस कि आप सिर्फ सुपरवाइजरी, हाँ बस कि आप बताओगे। ये था कि अगर यूनिवर्सिटी को कोई प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट के पास जाते हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं फंड करती, देन यू कम ओवर देयर
and that committee will decide. पैसा सिर्फ यूनिवर्सिटी पे खर्च होगा, but it is not on the discretion of the vice chancellor. ये थी करेक्ट, condition. एकदम सही, एकदम सही है, यही होना भी चाहिए था। उसकी कैपेसिटी सिर्फ समाज ने बताया कि यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है और ये इसकी हालत खराब है, इसकी यहाँ करना चाहिए, वो कर देंगे जी। तो ये एकदम सही है, वही ये होना चाहिए था। अजीज साहब जो थे वो चाह रहे थे कि उसमें वाइस चांसलर वो प्रोलॉन्ग करता गया, हुआ नहीं। अलीगढ़ में ये कंडीशन बहुत खराब है। अभी वो मुझे मिले थे वो सैयदना साहब, वो कहने लगे साहब कि वहां पे फर्मा का डिपार्टमेंट खुलना था, तो मैंने पूछा कितने पैसे लगेंगे, तो उसने बताया कि 53 करोड़ रुपीस लगेगा। उसने कहा कि गवर्नमेंट देगी, बोला नहीं देगी। बोला साहब मैं दे दूंगा। वो 2 साल हमारा टर्म भी खत्म हो गया चांसलर का, आज तक प्रपोजल बना के नहीं दिया। और वो खोल दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी खोल दिया है, लेकिन वो पैसे नहीं ले गए, न बनाया उन्होंने, न जमीन देखा ही कहाँ बनाना है। उन्होंने कहा था कि मैं खुद बनाऊंगा, डिपार्टमेंट में खुद बनवाऊंगा, आप सिर्फ बता दो, जमीन दिखा दो और बता दो कहाँ बनाना है, बनवा दूंगा मैं फैकल्टी डिपार्टमेंट। लेकिन यूनिवर्सिटी ने आज तक उनको प्रपोजल नहीं दिया और ये नहीं बताया कहाँ बनाना है। उन्होंने कहा था एग्रीमेंट भी करना है, क्योंकि मैं अपने बाप के नाम से वो डिपार्टमेंट रखूंगा, ये फार्मेसी डिपार्टमेंट मेरे बाप के नाम से रहेगा। तो दोनों ही बात पे एग्रीमेंट भी नहीं किया उनसे आज तक नहीं। मुझे मिले थे भी एक 2 महीने पहले एक फंक्शन में, कहने लगे साहब ये है आपकी हालत आपकी यूनिवर्सिटी की। अब चलना ये चाहिए कि एक अलमनाई का सेंटर बना दे वहां पे, समझे आप, अलग इंडिपेंडेंट, उसमें एक आदमी रखे खाली वाइस चांसलर को दौड़ाने के लिए। तो सारी दुनिया में तो ओनली वे यहाँ से उसका ऑफिस जो है, मेरे ख्याल से जो मस्जिद के पास बिल्डिंग ओल्ड बॉयज की, उस पर कब्जा करें, उसमें दफ्तर बनाए और एक डायरेक्टर जो है अलमनाई दुनिया भर में से पैसे दे करके उसको हायर करें, और उसका काम सुबह शाम वाइस चांसलर ऑफिस के सामने जाके धरना डाले रहे। वो सुफियान बेग, प्रोफेसर सुफियान बेग तो करते हैं, सबको मिला के जोड़ के चलते हैं। सुफियान बेग सिर्फ वो करते हैं जो वाइस चांसलर कहता है। हाँ, वो बेचारे मतलब ही इज वेरी सिंसियर, वेरी कैपेबल, उसके अलावा उनका कोई जो है काम नहीं है। वो यहाँ आए, ह्यूस्टन कन्वेंशन हो रही थी, कहने लगे हमें इजाजत नहीं है इसमें दाखिल होने की। इस किस्म के लोग वहां अब पे वो हैं, वाइस उनसे आप चांसलर लोग का कोई नाम ये तवक्को नहीं करते हैं? लेंगे परवेज, किस वाइस चांसलर ने मना किया? एक सवाल मैंने कहा मेरा परवेज भी है। वाइस चांसलर का नाम नहीं लेंगे, किसने मना किया? वो तो मालूम है वाइस सबको। चांसलर था वहां पे कोई। एक सवाल मेरा भी है। ये जो सेंटर्स हैं किशनगंज में और मल्लापुरम में, इनकी हालत बहुत खराब है और इनमें वहाँ बहुत पॉजिटिव फंडिंग भी है। तो ये जो ऑल द वंडरफुल सजेशंस अबाउट एंडाउमेंट, एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट तो किशनगंज में है और में है, तो वहाँ के लिए क्यों नहीं कुछ किया? उसके लिए तो इंतजार करने की जरूरत नहीं है, दे ऑलरेडी आर शॉर्ट ऑफ फंड्स। हाँ, मैं एकदम किशनगंज के बारे में तो सही कहा आपने। किशनगंज बहुत ही परेशान कुन हालत है, इसलिए वहां पे में भी वही है जी। मल्लापुरम बहुत ही पैथेटिक हालत है जी। मल्लापुरम मुर्शिदाबाद में पैथेटिक है, लेकिन किशनगंज तो समझिए कि ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर है। हाँ, तो ऑल द ब्लीडिंग हार्ट्स, व्हाई कांट वी गेट टुगेदर एंड डू समथिंग अबाउट Kishanganj and Mallapuram to provide them some supplementary funding, which is an immediate requirement and an immediate need. और वो endowment fund तो ये है कि ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। It's been talked about and bandied about for a long time, लेकिन एक immediate fund drive तो हो ही सकती है किशनगंज के लिए और मल्लापुरम के लिए। हाँ, right, you are right. We should do something for this, at least two centers. और दूसरी चीज ये है कि rather than be reactive, कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा और अल्लाह करे कि वो फेवरेबल हो, लेकिन जब अनफेवरेबल होगा तब सोचेंगे, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम नाउ कि अगर खुदा न खास्ता वो अनफेवरेबल डिसीजन है,
then what will be the backup plan? That we don't have to wait till after it happens. We have to start planning about it right from now. बैकअप प्लान तो सिर्फ एक होता है डेमोक्रेसी में, कि फिर गवर्नमेंट उसको जो है उस कोर्ट के फैसले को अंडू कर दे और वो होगा रिस्टोर कर दे। वो होना नहीं है, वो होगा नहीं। वो होना नहीं है। What is our backup plan? अभी तो बैकअप प्लान कुछ भी नहीं है। बैकअप प्लान ये है कि हायर बेंच भी जा नहीं सकते हम लोग अभी तो। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है कि जो दानिशमंद लोग हैं वहां पर, and all of you are very experienced and mashallah very professionally competent, you all should get together and chalk out some sort of a strategy that if it's unfavorable, what are we going to do about it? एक्चुअली मैंने कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन परेशानी की बात क्या है कि एक सीनियर एडवोकेट ने बड़ी मीटिंग में जब हम लोग कई दिनों ब्रीफिंग किया, वी हैव ब्रीफ्ड ऑल 3 लॉयर्स सेवरल डेज, नॉट ओनली डेज इवन नाइट्स। तो एक दिन वो सीनियर एडवोकेट्स ने पूछ लिया क्वेश्चन कि साहब ये बताइए कि ये यूनिवर्सिटी के दर्जे रहेगी, वेयर इज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कहाँ रहेगी? तो चलो ओल्ड बॉयज तो रहे, ओल्ड बॉयज फाइट करेंगे इसको केस को, और ओल्ड बॉयज पिटिशनर भी है। व्हाट अबाउट यूनिवर्सिटी? मतलब ऐसा तो नहीं कि यूनिवर्सिटी भाग जाएगी, क्योंकि जब ये जो गवर्नमेंट का पिटिशन था वो वापस ले लिया, ऐसा तो नहीं कि यूनिवर्सिटी भाग जाए, कहीं यूनिवर्सिटी भाग जाए, यूनिवर्सिटी पिटिशन लेके भाग जाए वापस। तो मैं कहना ये चाहता था, जवाब आपका ये देना चाहता था कि इस सब इन कामों के लिए पहले यूनिवर्सिटी ही इनिशिएटिव लेती थी। उसका वाइस चांसलर यहाँ के जो परमानेंट ओल्ड बॉय से मिलता था, वो उसकी ग्रेविटी समझता था कि यहाँ माइनॉरिटी करेक्टर चला गया था, क्या होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी। तो वो तो बॉदर ही नहीं कर रहे हैं। जो कुछ हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी लोग कर रहे हैं, वाइस चांसलर या वहाँ के स्टाफ, उनको कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग आए भी थे फॉलो अप करने के लिए, तो वो अपना सरकारी कार से आए, अपना होटलों में खाया पिया चले गए, उनका कोई ज्यादा वो स्टेक भी नहीं दिखाओ। तो लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक यूनिवर्सिटी की इंतजामिया जो है, अगर वो नहीं एक्टिव होगी, प्रोएक्टिव होगी इस केस के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, तो ओल्ड बॉय हम लोग की तरह हर चीज लिमिटेड है, लिमिटेशंस है हमारे। हम यूनिवर्सिटी को प्रोवोक कितना करेंगे? वो समझ लोग समझेंगे इनका इंटेंशन यही हो गया, यूनिवर्सिटी ही हो गई, और हमारे पास और भी काम चीजें हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि इसके जो है बाकी प्रोग्राम बने, कुछ बात करें, लोग कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हों, बात बने, कुछ इसके राह अमल तैयार हो, कुछ लाइन ऑफ एक्शन तैयार हो। लेकिन इसके लिए भी इनिशिएटिव जो लेना चाहिए यूनिवर्सिटी को लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अगर हिंदुस्तान के 20 चुनिंदे लोगों को बुलाएगा, 25 को बुलाएगा, या 25 ओल्ड बॉयज को बुलाएगा, 6 ओल्ड बॉयज को बुलाएगा, तो उसके आवाज पे आ जाएंगे लोग। लेकिन वो चाहते ही नहीं, चाह ही नहीं रहा, उस लाइन पे आ ही नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहा उस लाइन पे। आवाज पे तो तब आएंगे जब आवाज हो ना। ये बात सही है। आवाज हर आवाज म्यूटेड है तो आवाज आएगी कहाँ से? ये अब्दुल्ला भाई, व्हाई नॉट इनवाइट वाइस चांसलर ऑन दिस फोरम? वाइस चांसलर है कहाँ? एक्टिंग वाइस चांसलर हैं। अरे एक्टिंग नहीं, जो भी है तो ना। आप उनको आप ऐसे उस्मानी भाई बुलाइए एक दिन, उसको वाइस चांसलर को बुलाइए अगली मीटिंग में। नहीं, मैं वो हाँ बुलाए उनको। बहरहाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं शाह साहब, आप लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, दैट मच आई नो। और हम सब लोगों को बहुत फक्र है आपके ऊपर, बहुत भरोसा है। कम से कम आपने एक बहुत अच्छा हौसला दिया हमें कि इंशाअल्लाह ये हमारे फेवर में होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने का और अपना वक्त निकालने का, कीमती वक्त से। और यकीनन हम इसमें और आगे कोशिश करेंगे कि अगर वाइस चांसलर भी यहाँ पे आ जाएं तो थोड़ा सा और ब्रॉडर हम फेडरेशन की तरफ से करेंगे। ये अभी जो मीटिंग है ये फेडरेशन ने नहीं की थी ऑफिशियली, इट वाज एक फोरम जो है, ये हमारा फैन क्लब है फेडरेशन का। तो बहुत शुक्रिया सबका। Sir, I just wanted to add one little thing. अब्दुल्ला भाई ने बहुत अच्छी राय दी कि वाइस चांसलर को बुलाएं, बट आई थिंक हम लोग और जो है वो सीनियर प्रोफेसर्स को भी अगर बुलाएं, 1-2 को, और जो कि who might be interested, उससे थोड़ा सा होराइजन बढ़ जाएगा। मैं सिर्फ हाथ इसलिए रेज किया था कि मैं आई जस्ट वांटेड टू, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, कि ये जो हम, जैसे आपने बताया कि वो फार्मेसी का डिपार्टमेंट खोलना है, वो लिख के ही नहीं देते।
मेरा अपना तजुर्बा पिछले 10 साल में ये रहा है, मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स वहाँ के कुछ डिपार्टमेंट से किए हैं. इट्स नॉट दैट दे डोंट वांट टू डू इट, दे डोंट नो हाउ टू डू इट. करेक्ट. उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर 0 है. तो आप यकीन करिए, जो भी मैं प्रोजेक्ट्स करती हूँ, तो जो हमारे ब्रुकलिन कॉलेज से जो सवाल जाता है उसका जवाब मैं खुद लिखती हूँ, फिर उनको देती हूँ, फिर वो उनको पोस्ट करते हैं, या वो उनको लिखते हैं, फिर मैं उसको देखती हूँ, फिर मैं उसको वो करती हूँ. आई डोंट नो हाउ टू. इट्स नॉट दैट दे आर नॉट मोटिवेटेड, करना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल 0 है. मैं पिछले 20 साल से तो इवेल्युएशन कर रही हूँ PhD थीसिस का, मेरे डिपार्टमेंट के, और ज्यादा, बल्कि और ज्यादा साल से. लेकिन वही ट्रेंड, वही वो है, दे जस्ट नॉट मूव्ड ऑन. So I don't know how we get them an international exposure. The professors there, the teachers there करना चाहते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ख्याल ये है, जहाँ मैंने काम किया है, कि उनको नहीं आता है. They need some help, या वो खुद से इनिशिएट करें. I don't know how to do that. Like एक सजेशन है जी. नहीं, मैं सजेशन ये कर रहा था, आप इतना इंटरेस्ट ले रही, मे बी यू स्टार्ट. आजकल आसानी हो गई ना इसकी वजह से, उनके लिए लेक्चर्स वगैरह या हाउ टू डू इट, एक आध सेशन कराएं, अपने डिपार्टमेंट से शुरू करें. जी, वो अब्दुल्ला भाई, वो किया है मैंने, जब मैं गई थी. जी हाँ. अब मैं हमारे डिपार्टमेंट में जब मैं जाती हूँ, जब भी मैं जाती हूँ, तो मेडिकल कॉलेज वाले तो करते हैं, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले बहुत बार मैंने कोशिश भी की, लेकिन वहाँ पे नर्सरी एजुकेशन नहीं है. और ये UGC का वो है कि अगर आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में नर्सरी एजुकेशन नहीं है तो दे विल क्लोज इट. आई हैव टोल्ड देम, मैंने अपने कानों से सुना है, बोला है, लेकिन दे नहीं करते. लेकिन मुझे इन्वॉल्व जरूर रखते हैं वो. जैसे मैं लेक्चर्स बहुत देती हूँ यहाँ से, और वहाँ के भी प्रोजेक्ट मेरे अपने डीन ने वहाँ जाके बोला है ऑनलाइन. तो दीज वी डू इट, बट स्टिल आई फील दे कुछ और बहुत, जैसे आपने सही बोला कि करना चाहिए, कि दे नीड अ बिग एक्सपोजर. आई डोंट नो हाउ टू डू इट. चले, मेरा ख्याल है आपके मियाँ जो हैं 3 दफा बेचारे इशारा दे चुके हैं मीटिंग बंद करने. राइट, ओके. घर पे झगड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको बाद में. कौसर लड़ते नहीं है, कभी नहीं लड़ते हैं मुझसे. लड़ते होते तब तक मीटिंग खत्म हो गई थी. I know, I'm dragging, so sorry about that. Thank you everybody. नहीं, वैसे भी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम. जी, थैंक यू कौसर, दैट वाज गुड रियली. आई मीन, और बहुत से लोगों के चेहरा देखने को मिला. और इरशाद साहब को बहुत जमाने के बाद शोएब ने मुझे मिलवाया था वहां पे, और एक दफा मुशायरे में पकड़ के ले गए थे मुझे इस्लामी इंडिया इस्लामिक सेंटर. जी जी, मैं वहां, लेकिन अब आप नहीं जा रहे थे नाश्ता वाश्ता करने, अक्सर वहां आप वहीं होते थे, लेकिन मिले जी 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 3 दिन वहां था. इवनिंग में होता हूँ मैं जरूर. अच्छा, नहीं, इवनिंग तो वो रेख्ता में गुजर गई. जी जी, अच्छी बात है. फिर खुदा हाफिज भाई, मेरी खुदा हाफिज. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. और कुछ कमी रही होगी तो, कुछ कमी रही हो तो माफी चाहता हूँ. नहीं, कोई कमी नहीं. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज.